नमस्कार। गुलदस्ता से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी सती। हरीश पवना एक सम्भ्रांत और अच्छा वकील है। सिर्फ एक वकील की हैसियत से ही नहीं, एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति की हैसियत से भी शहर भर में उसकी बेहद शोहरत थी। देश के प्रायः सभी प्रकार के सत अनुष्ठानों से ही किसी न किसी रूप में वो जुड़ा था। शहर का कोई भी अहम काम उसे छोड़कर पूरा नहीं होता था। सुबह नगर के भ्रष्टाचार निरोधक सभा की कार्यकारिणी समिति का एक विशेष अधिवेशन था, लिहाजा घर लौटने में उसे देर हो गई है। अब किसी तरह कुछ पेट में डालकर अगर अदालत पहुंच जाए तो गनीमत मानेगा। विधवा छोटी बहन उमा के पास बैठकर उसके भोजन का तत्वाधान कर रही थी। कहीं देर हो जाने के कारण दादा के भोजन में कोई त्रुटि न हो जाए। पत्नी निर्मला धीरे धीरे कमरे में आकर थोड़ी दूर पर बैठ गई। बोली, मैंने कल के अखबार में देखा कि हम दोनों की लावण्य प्रेमा यहाँ के बालिका विद्यालयों की इंस्पेक्ट्रेस नियुक्त होकर आ रही हैं। आपात दृष्टि से सहज लगने वाली इस बात के अंतराल में एक अत्यंत गंभीर इंगित छिपा था। चकित होकर उमा ने कहा, सच? लेकिन भाभी, लावण्य नाम तो बहुतों का होता है। निर्मला बोली, हाँ होता तो है, मैं उनसे कह रही हूँ। सहसा सिर उठाकर हरीश ने रुखाई से कहा, मुझे इसकी जानकारी कैसे होगी? सरकार क्या मुझसे राय लेकर नियुक्तियाँ करती हैं? स्निग्ध स्वर में स्त्री ने उत्तर दिया, ओह, नाराज़ क्यों होते हो? नाराज़ होने की तो मैंने कोई बात नहीं कही। तुम्हारी तदबीर कोशिश से अगर किसी का भला होता हो तो ये खुशी की ही बात है। कहकर जिस तरह वो धीर मंथर पदक्षेप में आई थी उसी तरह बाहर चली गई। उमा ने घबरा कर कहा, तुम्हें मेरी कसम दादा, मत उठो मत उठो। हरीश तड़ित वेग से आसन छोड़कर उठ पड़ा। बोला, उफ, शांति से दो कौर खा भी नहीं सकता। अब बिना आत्मघात किए छुटकारा नहीं मिलेगा। कहते हुए बाहर निकल गया। जाते वक्त उसने अपनी पत्नी का मधुर स्वर सुना, तुम किस दुख से आत्मघात करोगे? दुनिया देखेगी उसे एक दिन जो करेगा। यहाँ हरीश का थोड़ा पूर्व वृत्तांत का बयान करना आवश्यक है। अब उसकी उम्र 40 से कम नहीं है, पर जब सचमुच कम थी, उस पाठ्यावस्था के समय का एक छोटा सा इतिहास है। उसके पिता राम मोहन तब बारिशाल जिले, जो अब बांग्लादेश में है, वे सब जज थे। हरीश एमए परीक्षा की तैयारी के लिए कलकत्ता का मेस छोड़कर बारिशाल चला आया। पड़ोस में रहते थे हरकुमार मजूमदार, स्कूल इंस्पेक्टर, सीधे साधे, निरहंकार और प्रकांड पंडित। सरकारी काम से फुर्सत मिलने पर और सदर में मौजूद रहने पर बीच बीच में आकर सदर आला बहादुर के बैठक खाने में बैठते थे। बहुत से लोग आते थे वहाँ। खलवाट मुंसिफ, छठी दाढ़ी वाले डिप्टी, महास्थविर सरकारी वकील और शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों में संध्या के बाद प्रायः कोई भी वहाँ अनुपस्थित नहीं रहता था। उसका कारण था, सदर आला खुद निष्ठावान हिंदू थे, अतएव वार्तालाप तर्क वितर्क मुख्यतः धर्म के विषय में ही होता था। और जिस तरह सर्वत्र होता है, यहाँ भी उसी तरह अध्यात्म तत्व की शास्त्रीय मीमांसा का पर्यवसान एक खंड युद्ध में होता था। उस दिन ऐसी ही एक लड़ाई के बीच हरकुमार अपनी बांस की छड़ी हाथ में लिए धीरे धीरे अंदर आ गए। इन सब लड़ाई झगड़ों में वे कभी कोई हिस्सा नहीं लेते थे। या तो वे स्वयं ब्रह्म समाज मुक्त थे इसलिए, या अपनी शांत मौन प्रकृति के कारण चुपचाप बैठ के सब कुछ सुनने के अलावा खुद आगे बढ़कर अपनी राय जाहिर करने की चंचलता उन्होंने कभी नहीं दिखलाई। किंतु आज बात कुछ दूसरे ही ढंग की हो गई। उनके कमरे में दाखिल होते ही गंजे मुंसिफ बाबू उन्हें ही मध्यस्थ मान बैठे। इसका कारण ये था कि इस बार छुट्टी में कलकत्ता जाकर वे कहीं ये सुनाए थे कि इस व्यक्ति का भारतीय दर्शन में गहरा प्रवेश है। मुस्कुराकर सम्मत हो गए हरकुमार। थोड़ी ही देर में ये स्पष्ट हो गया
कि प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों के अनुवाद मात्र को संबल बनाकर इनसे तर्क नहीं किया जा सकता। उनकी प्रांजल व्याख्या ने सबको संतुष्ट कर दिया। नहीं किया सिर्फ सब जज बहादुर को। उनकी धारणा थी कि जिस व्यक्ति ने स्वयं अपनी जाति खो दी है, व्यर्थ है उसका ये शास्त्र ज्ञान, और अपने मन की बात उन्होंने जाहिर भी कर दी। सबके उठकर चले जाने के बाद उन्होंने अपने परम प्रिय सरकारी वकील साहब को आंख का इशारा करके हंसकर कहा, सुना ना आपने भादुड़ी महाशय, भूखे मुंह में राम नाम। भादुड़ी ने पूरी तरह उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। बोले, हाँ लेकिन जानता खूब है, लगता है सब कुछ जैसे हिफज है उसे। पहले मास्टरी करता था ना। उनकी बात से हाकिम प्रसन्न नहीं हुए। भाड़ में जाइए ज्ञान, यहाँ के लोग असली ज्ञान पापी हैं, इन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस मजलिस में हरीश भी उस दिन चुपचाप एक तरफ बैठा था। इस मितभाषी प्रौढ़ के ज्ञान और पांडित्य को देखकर मुग्ध हो गया था। सुतरा पिता की जो भी धारणा हो, उनके विषय में पुत्र अपनी आसन्न परीक्षा की सफलता के उद्देश्य से उनकी शरण में चला गया। उसे मदद करनी पड़ेगी उन्हें। हर कुमार राजी हो गए। उनके घर उनकी पुत्री लावण्य से हरीश का परिचय हुआ। वो आईए इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी के लिए कलकत्ता का कोलाहलमय वातावरण छोड़कर अपने पिता के पास चली आई हैं। उस दिन से प्रतिदिन के यातायात से हरीश ने केवल पाठ्यपुस्तकों के दुरूह अंशों के अर्थ को ही नहीं जाना, और भी एक जटिलतर वस्तु के स्वरूप को भी उसने जान लिया, जो तत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये बात अभी नहीं। क्रमशः परीक्षा के दिन पास आने लगे। हरीश कलकत्ता चला गया। उसने परीक्षा अच्छी तरह दी और अच्छी तरह पास भी हुआ। कुछ समय बाद फिर लावण्य से मुलाकात हुई। तब हरीश ने सहानुभूतिपूर्वक पूछा, आप फेल कैसे हो गई? लावण्य ने कहा, क्या मैं फेल तक नहीं हो सकती? इतनी अक्षम हूं मैं? हरीश हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर बोला, खैर जो हुआ सो हुआ, अब की बार ठीक से तैयारी करके इम्तिहान दीजिए। लावण्य बिंदु मात्र लज्जित न होकर बोली, अच्छी तरह तैयारी करके इम्तिहान देने पर भी मैं फेल हो जाऊंगी, वो मुझसे नहीं होगा। हरीश ने अवाक होकर पूछा, क्यों नहीं होगा आपसे? लावण्य ने कहा, क्यों नहीं होगा? अरे ऐसे ही नहीं होगा। ये कहकर वो अपनी हंसी रोककर फौरन वहाँ से चली गई। क्रमशः ये बात हरीश की माता के कानों में पहुंची। उस दिन सुबह राजमोहन बाबू एक मुकदमे की राय लिख रहे थे। जो बदनसीब हारा था, उसे कहीं कोई बिना सहारा न मिले, इस अपने शुभ संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने के लिए राय के मसविदे में चुन चुनकर शब्द संयोजन कर रहे थे। गृहिणी के मुंह से बेटे की करतूत सुनकर उन्हें आग सी लग गई। हरीश ने नरहत्या की है संभवतः। ये सुनने पर भी वे इतने विचलित नहीं होते। आंखें लाल करके बोले, क्या इतनी हिम्मत? इससे अधिक नहीं बोल पाए थे। दिनाजपुर रहते वक्त शिखा की उपयोगिता, गीता के सारांश और अवकाश प्राप्त करने के बाद काशीवास के सुख विषयों पर वहाँ के एक पुराने वकील से उनके मत का बहुत मेल था। फलस्वरूप उनसे घनिष्ठता हो गई थी। एक छुट्टी के दिन वहाँ जाकर वकील बाबू की छोटी लड़की निर्मला को फिर एक बार देखकर लड़के की शादी का रिश्ता पक्का कराए। लड़की देखने में अच्छी थी। दिनाजपुर रहते वक्त गृहिणी ने उसे बहुत बार देखा था। फिर भी उन्होंने पति की बात सुनकर हैरत में आकर कहा, कहते क्या हो जी, एकदम रिश्ता पक्का कराए? आजकल के लड़के। कर्ता ने कहा, पर मैं तो आजकल का बाप नहीं हूँ। मैं पुराने ज़माने के नियमों से ही अपने लड़के की परवरिश कर सकता हूँ। हरीश को अगर मेरी बात पसंद न हो तो उसे अपना कोई दूसरा उपाय देखने के लिए कहना। गृहिणी पति को पहचानती थी। वे स्तब्ध हो गईं। कर्ता राममोहन बाबू ने पुनः कहा, लड़की हुस्न में परी तो ज़रूर नहीं है, पर भले घर की लड़की है। अगर वो अपनी माँ के सतीत्व और अपने बाप की धर्मनिष्ठा को लेके हमारे घर आ जाए तो हरीश इसे अपना सौभाग्य ही समझे।
इस खबर के हाजिर होने में विलंब नहीं हुआ। हरीश को भी पता चल गया इसका। पहले उसने सोचा कि भागकर वो कलकत्ता चला जाए, वहाँ और कुछ न मिले तो ट्यूशन करके ही जिंदगी बसर करे। फिर सोचा सन्यासी बन जाएगा। अंत में पिता ही स्वर्गः, पिता ही धर्मः, पिता ही परमं तपः इत्यादि स्मरण करके स्थिर हो गया। लड़की के पिता बड़े ठाट बाट के साथ पात्र देखने आए और उन्होंने आशीर्वाद की रस्म भी इसी के साथ पूरी कर दी। हाकिम बहादुर के समारोह सभा में शहर के बहुत से नामी गिरामी लोग आमंत्रित होकर आए थे। निरीह हरकुमार बिना कुछ जाने सुने ही चले आए थे। राममोहन बाबू ने सबके समक्ष अपने भावी समधी मैत्र महाशय की हिंदू धर्म में प्रगाढ़ निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की और अंग्रेजी शिक्षा के संख्यातीत दोषों का कीर्तन करके बहुत कुछ ये अभिमत व्यक्त किया कि उन्हें 1000 रुपये की नौकरी देने के अलावा अंग्रेज़ों में और कोई गुण नहीं है। आजकल वक्त बदल गया है, इसलिए लड़कों को अंग्रेजी पढ़ाए बिना काम नहीं चलता। किंतु जो मूर्ख इस म्लेच्छ विद्या और म्लेच्छ सभ्यता को हिंदुओं के शुद्ध अंतःपुर में स्त्रियों के बीच ले जाता है, उसका न इहलोक रहता है न परलोक। अकेले हरकुमार के अलावा इस उक्ति का निगूढ़ किसी के लिए अविदित न रहा। उस दिन सभा भंग होने से पहले ही विवाह का दिन भी तय हो गया और यथा समय शुभ कार्य के संपन्न होने में विघ्न नहीं उपस्थित हुआ। बेटी को ससुर गृह भेजते समय निर्मला की सती साध्वी माता मैत्र गृहिणी ने वधु जीवन के चरम तत्व को पुत्री के कर्ण गोचर किया। उन्होंने कहा, पुरुषों को हमेशा दृष्टि के अंतर्गत रखना चाहिए। उन पर से दृष्टि हटाते ही वे हाथ से बाहर निकल जाते हैं। गृहस्थी के दौरान और कोई भी बात भले ही भूल जाओ, लेकिन इस बात को कभी ना भूलना बेटी। उनके अपने पति शिखा की उपयोगिता और गीता के सार तत्व में मशगूल होने से पहले तक उन्हें काफ़ी दिक कर चुके थे। अब भी उनका दृढ़ विश्वास है कि जब तक मैत्र बूढ़ा चितारोहण नहीं करता तब तक वे निश्चित नहीं हो सकती। निर्मला पति की गृहस्थी में आई और पिछले 20 साल से है। इस लंबे अरसे में न जाने कितने परिवर्तन हो गए, न जाने कितनी घटनाएं घटी। हाकिम बहादुर की मृत्यु हो गई, सर्वधर्मनिष्ठ मैत्र गतासु हो गए। लिखाई पढ़ाई खत्म होने के बाद लावण्य की अन्यत्र शादी हो गई। जूनियर वकील हरीश सीनियर वकील बन गया। उसकी उम्र यौवन पार करके प्रौढ़त्व में जा पहुंची, किंतु निर्मला मातृदत्त मंत्र को नहीं भूली। इस सजीव मंत्र की क्रिया इतनी द्रुत आरंभ होगी, इसे कोई नहीं जानता था। राय बहादुर राजमोहन जीवित थे तब। पेंशन लेकर पबना के अपने घर में चले आए थे। हरीश के एक वकील मित्र के पिता के श्राद्ध के अवसर पर कलकत्ता से एक अच्छी कीर्तन गाने आने वाली थी। वो देखने में अच्छी थी और उम्र भी कम थी उसकी। सबकी इच्छा हुई कि श्राद्ध कर्म के बाद सब एक दिन उसका कीर्तन अच्छी तरह सुने। अगले दिन हरीश को कीर्तन सुनने का निमंत्रण मिला। कीर्तन सुनकर घर लौटने में उसे थोड़ी रात अधिक हो गई। निर्मला ऊपर के खुले बरामदे में सड़क की ओर नज़र किए खड़ी थी। पति के ऊपर आने पर उसने पूछा, गाना कैसा लगा? हरीश ने खुश होकर कहा, अच्छा गाती है। देखने में कैसी है? बुरी नहीं, अच्छी ही है। निर्मला ने कहा, तब एक रात बिता कर ही आते। इस अप्रत्याशित कुत्सित मंतव्य से हरीश क्रुद्ध होने के बजाय विस्मय से अभिभूत हो गया। उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, क्या कहती हो? निर्मला ने सक्रोध कहा, ठीक ही कहती हूँ, मैं दुधमुही बच्ची नहीं हूँ, सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। तुम मेरी आंखों में धूल झोंकोगे? अच्छा। उमा पास के कमरे से दौड़ के आकर सभीत बोली, तुम क्या कर रही हो भाभी? पिताजी सुन लेंगे। निर्मला ने कहा, सुन लेंगे तो सुन लें, मैं धीरे धीरे तो नहीं बोल रही हूँ। इसके जवाब में उमा क्या कहे समझ नहीं पाई, पर कहीं उसकी ऊंची आवाज़ से वृद्ध पिता की नींद न टूट जाए, इस डर से हाथ जोड़कर दबी आवाज़ में उसने विनती की, भाभी शांत हो जाओ, इतनी रात को चिल्लाकर घर की बदनामी न कराओ।
भाभी की आवाज़ इससे घटी नहीं बल्कि थोड़ी बढ़ी ही। बोली, कैसी बदनामी? तुम ये नहीं कहोगी ठाकुर जी? तुम्हारे भीतर तो मेरी तरह नहीं जल भुन रहा है ना? कहते कहते वो रो पड़ी और जल्दी से अपने कमरे में घुसकर उसने दरवाजे बंद कर लिए। एक काठ के पुतले की तरह हरीश ने चुपचाप नीचे आकर मुवक्किलों के बैठने की बेंच पर सोकर बाकी रात बिताई। इसके बाद करीब 10 दिन के लिए दोनों की बातचीत बंद हो गई। पर हरीश भी फिर संध्या के बाद घर से बाहर नहीं दिखलाई पड़ा। दिखलाई पड़ने पर भी उसकी शंकाकुल व्याकुलता लोगों की उपहास की वस्तु बन गई। दोस्त नाराज होकर कहने लगे, हरीश, तुम जितने बूढ़े हो रहे हो रोग भी तुम्हारा उतना ही बढ़ता जा रहा है। हरीश अक्सर कोई जवाब नहीं देता था। सिर्फ बात जब बहुत ज़्यादा चुभने लगती थी तब कहता था, इसी घृणा से यदि तुम लोग मेरा परित्याग कर दो तो तुम लोगों को भी मुक्ति मिल जाए और मुझे भी। दोस्त कहते, बेकार ही हम कहने गए। उसे शर्मिंदा करते जाकर हम लोगों को खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है। चेचक के प्रकोप से उस बार बहुत तादाद में लोग मरने लगे। हरीश को भी चेचक के रोग ने पकड़ लिया। वैद्य ने आकर देखा, फिर चेहरे को गंभीर बनाकर बोले, हालत बेहद नाजुक है, बचना मुश्किल मालूम हो रहा है। राय बहादुर तक परलोकवासी हो गए थे। हरीश की वृद्धा माता पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। निर्मला ने कमरे से बाहर आके कहा, मैं यदि सती माँ की सती बेटी हूँ तो किसी की हिम्मत है मेरे लोहे के सिंदूर से मुझे वंचित करे? तुम लोग उन्हें देखना, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो शीतला माता के मंदिर में जाकर धरना देकर पड़ी रही। उसने कहा, अगर वे जीवित रहें तो मैं घर लौटूंगी, नहीं तो यहीं से उनके साथ जाऊंगी। 7 दिन की अवधि में देवी के चरणामृत के अलावा पानी तक कोई उसके हलक से नीचे नहीं उतार पाया। वैद्य ने आकर कहा, बेटी, तुम्हारे पति ठीक हो गए हैं, अब तुम घर चलो। लोगों की भीड़ लग गई उसे देखने के लिए। स्त्रियों ने उसके पैरों की धूल लेकर सिर पर चढ़ाई, उसके माथे पर सिंदूर का लेप किया। उन्होंने कहा, मानवी नहीं है ये, लगता है साक्षात देवी है। वृद्धों ने कहा, क्या सावित्री का उपाख्यान झूठा है या कलयुग से धर्म ही पूरी तरह उठ गया है? यमराज के हाथों से आखिर पति को लौटा तो लाई। बार लाइब्रेरी में हरीश के दोस्त कहने लगे, इंसान औरत का गुलाम वैसे ही नहीं हो जाता। शादियां तो हमने भी की हैं, मगर औरत हो तो ऐसी हो। अब समझ में आया कि क्यों हरीश संध्या के बाद घर से बाहर नहीं रहता था। वीरेंद्र वकील भक्त व्यक्ति हैं। पिछले वर्ष काशी जाकर किसी सन्यासी से गुरु मंत्र ले आया है। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारकर कहा, मैं जानता था कि हरीश नहीं मर सकता। सच्चा सतीत्व मामूली बात है क्या? घर से ये कहकर निकल आई कि यदि सती माँ की सती बेटी हूं तो ओह, बदन सिहर उठता है। वयोवृद्ध तारिणी चटर्जी अफीमची हैं। एक कोने में बैठ के निविष्ट चित्त से हुक्का पी रहे थे। हुक्के को बैरे के हाथ में देके गहरे उसासे खींचकर बोले, शास्त्रानुसार सहधर्मिणी होना बड़ा कठिन होता है। देखो ना, मेरी सिर्फ लड़कियां ही साथ हैं। उनकी शादी करते करते ही दिवाला निकला जा रहा है। बहुत दिन बाद ठीक होकर जब फिर हरीश कचहरी गया, तब न जाने कितने लोगों ने उसे अभिनंदित किया, जिसका कोई शुमार नहीं। सुखेत बजेंद्र बाबू बोले, भाई हरीश, तुम्हें स्त्रैण कहकर बहुत मजाक उड़ाया है, माफ करना। लाख क्यों, करोड़ों में भी तुम जैसा भाग्यवान मिलना मुश्किल है। तुम धन्य हो। भक्त वीरेंद्र बोला, सीता सावित्री की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो भी रवाना, लीलावती, गार्गी हमारे ही देश में पैदा हुई थी। भाई, स्वराज फराज जो कुछ भी कहो, किसी से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम स्त्रियों को फिर से वैसा नहीं बना पाएंगे। मैं समझता हूँ कि जल्दी से हमें पबना शहर में
एक आदर्श नारी शिक्षा समिति का गठन करना चाहिए और जो आदर्श महिला उसकी परमानेंट प्रेसिडेंट बनेगी उसका नाम तो हम लोग जानते ही हैं। वयोवृद्ध तारिणी चटर्जी बोले, इसी के साथ एक दहेज प्रथा निवारणी समिति का भी गठन आवश्यक है। मुल्क बर्बाद हुआ जा रहा है। बजेंद्र ने कहा, हरीश, अपने कॉलेज जीवन में तो तुम अच्छा खासा लिखा करते थे। अपनी इस आश्चर्यजनक रिकवरी के विषय में तुम्हें आनंद बाजार पत्रिका में एक आर्टिकल लिखना चाहिए। हरीश किसी की किसी बात का भी जवाब नहीं दे पाता। कृतज्ञता से उसकी आंखें डबडबा गईं। मृत जमींदार गोसाई चरण की विधवा पुत्र बहू के साथ उनके अन्य पुत्रों का जायदाद को लेकर मुकदमा शुरू हो गया था। हरीश विधवा पुत्र वधू का वकील था। जमींदार को कौन सा कर्मचारी किधर था ये जानना मुश्किल था, इसलिए गुप्त परामर्श के लिए विधवा खुद ही पहले 2-1 बार वकील के घर आ चुकी थी। आज सुबह भी उनकी गाड़ी आकर हरीश के सदर दरवाजे पर रुकी। हरीश ने सम्मानपूर्वक उन्हें अपने चेंबर में लाकर बिठाया। उनकी बातचीत पास के कमरे में मुहर्रिर न सुन ले इस अंदेशे से वे दोनों बड़ी सावधानी से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। विधवा के किसी बेतुके सवाल का हरीश ने हंसकर जवाब देने की कोशिश करते ही करीब के कमरे के पर्दे की ओर से अकस्मात एक तीखी आवाज आई, मैंने सब सुन लिया है। विधवा चौंक पड़ी। हरीश लज्जा और शंका से काट बन गया। 2 अति सतर्क आंखें और कान उसे अहरह पहरे के घेरे में रखे हुए हैं, इस बात को कुछ क्षण के लिए भूल गया था। पर्दा ठेलकर निर्मला रणरंगिनी मूर्ति में बाहर निकल आई। हाथ पटक कर आवाज में जहर डालकर बोली, फुसफुसा के बातें करके मुझे धोखा दोगे तुम, भूल कर भी ये न सोचना मुझसे तो कभी इस तरह हंसकर बातें नहीं करते। नितांत असत्य नहीं था यह अभियोग। विधवा ने संयत भाव से कहा, ये सब क्या मामला है हरीश बाबू? क्षणभर विमूढ़ की तरह देखकर हरीश ने कहा, पागल है। निर्मला ने कहा, पागल हूं? पागल ही हूं, पर किसने बनाया बताओ? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। फिर एकाएक घुटने टेककर विधवा के पैरों के पास माथा पटकने लगी। मुहर्रिर काम छोड़कर दौड़कर वहां चला आया। एक जूनियर वकील तभी आया था, वो भी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। बोस कंपनी का बिल मैनेजर उसी के कंधे पर से झांकने लगा और उन्हीं सब लोगों की आंखों के सामने निर्मला माथा पटकते पटकते बोली, मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ, रहो तुम ही लोग खुश रहो, किंतु यदि मैं सती माँ की सती बेटी हूँ, यदि मन विचार के सिवाय एक के कभी 2 को जाना हो, यदि इधर विधवा खुद भी रोने लग गई। ये सब क्या है हरीश बाबू? मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है इस तरह? ये कैसी? हरीश ने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया। सिर नीचा किए केवल यही बात उसके मन में उठने लगी, पृथ्वी द्विधा क्यों नहीं होती? लज्जा, घृणा, क्रोध से हरीश उस दिन उसी कमरे में स्तब्ध होकर बैठा रहा। कचहरी जाने तक की बात नहीं सोच सका। दोपहर को उमा ने आकर बहुत मिन्नतें करके और कसम दिलाकर उसे कुछ खिला दिया। संध्या के कुछ पहले रसोइये ने एक चांदी की कटोरी में कुछ पानी लाकर उसके पैरों के पास रखा। हरीश की पहले तबीयत हुई कि लात मारकर उसे फेंक दे, पर आत्मसंवरण करके आज भी उसने दाहिने पैर के अंगूठे को उसमें डुबो दिया। पति के पादोदक पिए बिना निर्मला किसी दिन जल स्पर्श नहीं करती थी। रात को बाहर के कमरे में अकेले सोए हरीश सोच रहा था कि उसके इस दुस्सह जीवन का कब अवसान होगा। इसी तरह बहुत दिन उसने बहुत सी बातें सोची हैं, किंतु उसकी इस सती स्त्री के एकनिष्ठ पति प्रेम के प्राणांतर नागपाश से मुक्त होने का कोई पथ उसे दिखाई नहीं पड़ा। लगभग 2 वर्ष गुजर गए। निर्मला ने पता लगाकर जाना है कि अखबार की खबर झूठी नहीं है। लावण्य सचमुच ही पबना के बालिका विद्यालयों की इंस्पेक्ट्रेस बन के आ रही है। आज हरीश ने थोड़ी जल्दी कचहरी से लौटकर छोटी बहन उमा को बताया कि रात की ट्रेन से उसे एक ज़रूरी काम से कलकत्ता जाना पड़ेगा।
लौटने में शायद उससे 4-5 दिन लग जाएं। बिस्तर और ज़रूरी कपड़े नौकर से ठीक ठाक कराकर रखवा दें। ये निर्देश देकर वो बाहर वाले कमरे में चला गया। करीब 15 दिन से पति पत्नी में बातचीत बंद है। रेलवे स्टेशन दूर है। रात के 8 बजे ही मोटर से निकल जाना पड़ेगा। संध्या के बाद वो मुकदमे के ज़रूरी कागज पत्र संभाल कर हैंडबैग में रख रहा था, तभी निर्मला अंदर आई। हरीश ने सिर उठाकर देखा, कुछ बोला नहीं। निर्मला ने क्षण भर मौन रहकर पूछा, आज कलकत्ता जा रहे हो क्या? हरीश ने कहा, हाँ। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मुवक्किल के काम से हाई कोर्ट में मुकदमा है। चलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम जाओगी? जाकर कहाँ रहोगी बताओ? निर्मला बोली, जहाँ जगह मिले। तुम्हारे साथ पेड़ के नीचे रहने में भी मुझे कोई लज्जा नहीं होगी। सुनने में ये बात अच्छी है और एक सती स्त्री के कहने योग्य भी। हरीश के बदन में आग सी लग गई। उसने कहा, तुम्हें लज्जा न आए पर मुझे तो आएगी। मैं बजाय पेड़ के नीचे रहने के फिलहाल किसी दोस्त के घर जाकर ठहरूंगा तय किया है। निर्मला ने कहा, है तब तो और भी अच्छा हुआ। उनके घर भी तो उनकी पत्नी होंगी, बाल बच्चे होंगे, मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। हरीश ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। बिना कोई सूचना दिए, बिना बुलाए किसी आम आदमी के घर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। निर्मला ने कहा, नहीं साथ लेकर जा सकती, ये मैं जानती हूँ। मेरे साथ रहने पर लावण्य के घर नहीं टिक पाओगे ना। हरीश आग बबूला हो गया। हाथ मुंह हिलाकर चीख कर बोला, तुम जितनी गंदी हो उतनी ही बुरी भी। वो एक विधवा भद्र महिला है और मैं क्यों उसके घर टिकने जाऊंगा? वो भी क्यों मुझे आने के लिए कहेगी? फिर वक्त कहाँ है मेरे पास? कलकत्ता जाकर मुवक्किल के काम से मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। मिल ही जाएगी जी, मिल ही जाएगी, कहकर निर्मला कमरे से बाहर चली गई। 3 दिन के बाद ही हरीश के कलकत्ता से लौट आने पर स्त्री ने कहा, 4-5 दिन कहकर गए थे, लेकिन 3 ही दिन में कैसे लौट आए? हरीश बोला, काम खत्म हो गया, चला आया। निर्मला ने ज़बरदस्ती हंसकर पूछा, शायद लावण्य से मुलाकात नहीं हुई? हरीश ने कहा, नहीं। निर्मला ने बेहद भल मन साहती दिखाते हुए पूछा, कलकत्ता जब गए ही एक बार जाके खबर क्यों नहीं ले आए? हरीश ने जवाब दिया, वक्त नहीं मिला। इतने पास गए, थोड़ा वक्त निकाल लेते। ये कहकर वो चली गई। इसके करीब महीने भर बाद एक दिन कचहरी जाते वक्त हरीश ने बहन को बुलाकर कहा, आज मुझे लौटने में शायद थोड़ी रात हो जाएगी उमा। क्यों दादा? उमा पास ही थी। धीरे बोलने से ही काम चल जाता, पर अपनी आवाज़ को ऊंची करके किसी अदृश्य व्यक्ति के उद्देश्य से हरीश ने उत्तर दिया, योगिनी बाबू के घर कुछ ज़रूरी सलाह मशविरा के लिए जाना है। आने में देर हो जा सकती है। लौटने में वाकई देर हो गई। करीब रात के 12 बज गए। हरीश मोटर से उतरकर बाहर वाले कमरे में चला गया। कपड़े बदलते बदलते उसने ऊपर की खिड़की से स्त्री को शोफर से बात करते हुए सुना, अब्दुल, योगिनी बाबू के घर से आ रहे हो ना? अब्दुल ने कहा, नहीं माई जी, स्टेशन से आ रहे हैं। स्टेशन से? स्टेशन से क्यों? गाड़ी से कोई आया है शायद। अब्दुल ने बताया, कलकत्ता से एक माई जी आई हैं, एक बच्चे के साथ। कलकत्ता से? बाबूजी उन्हें लाकर डेरे में पहुंचा आए हैं शायद। अब्दुल हाँ कहकर गाड़ी गैरेज में ले गया। कमरे के भीतर हरीश जड़वत खड़ा रहा। ऐसी संभावना की बात उसके मन में न आई हो, ऐसी बात नहीं, पर वह अपने नौकर से झूठ बोलने का अनुरोध किसी तरह नहीं कर सका। सोने के कमरे में उस दिन रात को कुरुक्षेत्र की पुनरावृत्ति हो गई। अगले दिन सुबह ही लावण्य लड़के को साथ लेकर इस मकान में हाजिर हो गई। बाहर के कमरे में था तब हरीश। उससे बोली, आपकी स्त्री से मेरा परिचय नहीं है, चलिए परिचय करा दीजिए। हरीश की छाती में धड़कन होने लगी। एक बार उसने ये कहकर भी टालना चाहा कि वो बहुत व्यस्त है, लेकिन वो उज टिक नहीं पाया। उसे साथ ले आकर स्त्री से परिचय करा देना पड़ा।
लगभग 10 साल का एक लड़का और लावण्य। निर्मला ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया। लड़के को खाने को मिठाई दी और उसकी माँ को आसन बिछाकर यत्नपूर्वक बैठाया। बोली, मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात कर सकी। लावणी ने इसके उत्तर में कहा, हरीश बाबू से सुना है कि आपने लगातार वार व्रत और उपवास करके अपनी सेहत को खराब कर डाला है। इस वक्त भी मुझे आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही है। निर्मला ने हंसकर कहा, बढ़ा चढ़ा के कही गई है बात, लेकिन ये बात आखिर उन्होंने कब कही आपसे? हरीश उस वक्त वहीं खड़ा था। उसका चेहरा एकदम फक पड़ गया। लावण्य ने कहा, इस बार कलकत्ता में खाने बैठकर केवल आपकी ही बातें करते थे। उनके मित्र कुशल बाबू के घर के बहुत पास ही है ना हम लोगों का घर। छत पर से चिल्लाकर पुकारने से आवाज़ सुनाई पड़ जाती है उस घर में। निर्मला ने कहा, थोड़ी सुविधा है। लावण्य ने हंसकर कहा, पर सिर्फ इसी से काम नहीं बनता था, लड़के को भेजकर पकड़ के लाना पड़ता था। अच्छा? लावण्य बोली, फिर जाति और छुआछूत का भी बहुत ख्याल है। ब्राह्मणों का छुआ तक नहीं खाते, मेरी बुआ जी के हाथ तक का भी नहीं। मुझे ही खुद सब कुछ पकाकर परोसना पड़ता था। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए कौतुकपूर्ण दृष्टि से हरीश की ओर देखकर बोली, अच्छा, इसमें आपकी क्या लॉजिक है, बताइए तो। मैं क्या ब्रह्म समाज से बाहर हूँ? हरीश का तमाम बदन सन्न पड़ गया। उसका झूठ प्रमाणित हो जाने पर उसे लगा कि शायद इतने दिन बाद माता वसुंधरा अवश्य उस पर दया करके उसे अपने जठर में खींच लेंगी। पर सबसे अधिक आश्चर्य की बात ये हुई कि आज निर्मला ने कोई भयंकर पागलपन का काम नहीं किया, बिल्कुल शांत बनी रही। संशय की वस्तु ने अविसंवादी सत्य के रूप में प्रकट होकर संभवतः उसे हत चेतन बना दिया था। हरीश बाहर आकर स्तब्ध भाव से और फीका चेहरा लिए बैठा रहा। इस भीषण संभावना की बात को स्मरण करके लावण्य को पहले से ही सतर्क कर देने की जुगत बहुत बार उसके मन में आई थी, पर वो नितांत अपमानजनक तथा मर्यादाहीन दुराव छिपाव के प्रस्ताव को किसी तरह भी इस शिक्षित और भद्र महिला के समक्ष नहीं उपस्थित कर पाया। लावण्य के चले जाते ही निर्मला ने आंधी की तरह कमरे में घुसकर कहा, छी, तुम इतने झूठे हो, इतना झूठ बोलते हो। आंखें लाल करके झट से खड़े होकर हरीश ने कहा, हाँ बोलता हूँ, मेरी खुशी। क्षण भर निर्मला पति के चेहरे की ओर चुपचाप देखती रही, फिर रोने लगी। बोली, जितना इच्छा हो झूठ बोलो, जितनी खुशी हो मुझे धोखा दो, पर धर्म अगर हो, अगर मैं सती माँ की बेटी हूँ, अगर काय मन से सती हूँ, तो मेरे लिए एक दिन तुम्हें ज़रूर रोना पड़ेगा। ये कहकर वो जिस तरह आई थी उसी तरह द्रुत वेग से कमरे से बाहर चली गई। बातचीत पहले से ही बंद चली आ रही थी, अब वो दृढ़तर हो गई। बस इतना ही हुआ। नीचे के कमरे में ही होता था उसका शयन और भोजन। हर रोज़ कचहरी जाता है और आता है, बाहर वाले कमरे में बैठकर अपना वक्त काटता है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। पहले संध्या के समय एक बार क्लब में जाकर बैठता था, अब वो भी बंद हो गया है। कारण शहर के उसी ओर लावण्य का डेरा है। उसे लगता था पति प्राणाचार्य की दो आंखें बनकर 10 दिशाओं से अहरह पति का निरीक्षण कर रही है। ये निरीक्षण विरामहीन, विश्रामहीन और मध्याकर्षण की तरह नित्य है। स्नान के बाद दर्पण की ओर देखकर उसके मन में ये बात आती थी कि सती साध्वी की इस अक्षय प्रेम की आग में उसके कलुषित देह के नश्वर मेद मचा मांस शुष्क और निष्पाप होकर बहुत तेजी से उच्चतर लोक के लिए तैयार हो रहे हैं। उसकी पुस्तकों की अलमारी में एक काली सिंह रचित महाभारत ग्रंथ था। वक्त काटना जब भारी हो जाता था तब वो उसमें से चुन चुनकर सती नारियों के उपाख्यान पढ़ा करता था। बड़ी अद्भुत कहानियाँ होती हैं ये। पति पापी तापी जो भी हो,
केवल स्त्री के सतीत्व के बल से ही पूर्णतया वो पाप मुक्त होकर कल्पकाल तक अपनी पत्नी के साथ रहता है। कल्पकाल की सही अवधि कितनी होती है हरीश नहीं जानता था, किंतु वो अवधि कम नहीं होती और ऋषि मुनियों द्वारा लिखित शास्त्रों के वाक्य भी मिथ्या नहीं हो सकते। इन बातों के बारे में सोचकर उसका सारा शरीर निस्पंद हो जाता था। परलोक के भरोसे का परित्याग करके वो बिस्तर पर पड़े पड़े बीच बीच में इहलोक की ही बात सोचा करता था, पर कोई रास्ता नहीं मिलता था उसे। साहब लोगों में ऐसी बात हो जाती तो मामला मुकदमा खड़ा करके अब तक कोई ना कोई छुटकारे का रास्ता निकल आता। अगर मुसलमानों में होता तो 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करके बहुत पहले ही मुक्ति मिल जाती, किंतु निरीह एक पत्नी वाला भद्र बंगाली हिंदू है वो। नहीं, कोई उपाय नहीं उसके लिए। अंग्रेजी शिक्षा से बहुविवाद समाप्त हो गया है। विशेषतया निर्मला, चंद्र सूर्य जिसका मुंह नहीं देख पाते, बड़े से बड़ा शत्रु भी जिसके सतीत्व पर अणुमात्र कलंक नहीं लगा सकता, वस्तुतः पति के सिवाय जिसका और कोई ध्यान ज्ञान नहीं, उसी का परित्याग। बाप रे, निर्मल निष्कलुष हिंदू समाज में फिर क्या मुंह दिखा पाएगा? देश के लोग शायद तब उसे जिंदा ही निगल जाएंगे। सोचते सोचते उसके आँख कान गर्म हो जाते। बिस्तर छोड़कर वो सिर और चेहरे पर पानी के छींटे देकर बाकी रात कुर्सी पर बैठकर ही बिता देता था। इस तरह शायद महीने भर से ऊपर का वक्त बीत चुका था। हरीश कचहरी जा रहा था। नौकरानी ने आकर एक चिट्ठी उसके हाथ में दी। बोली, जवाब के लिए आदमी खड़ा है। लिफाफा फटा था, ऊपर लावण्य के हाथ की लिखावट थी। हरीश ने पूछा, मेरी चिट्ठी किसने खोली? नौकरानी ने कहा, माँ जी ने। हरीश ने चिट्ठी पढ़ के देखा कि बहुत दुखी लावण्य ने लिखा है, उस दिन अपनी आंखों मुझे आप बीमार देख गए थे, मगर फिर आपने एक भी बार मेरी कोई खबर नहीं ली कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, जबकि आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस विदेश में सिवाय आपके मेरा अपना आदमी और कोई नहीं है। जो हो, इस बार मैं नहीं मरी, जिंदा हूँ। लेकिन ये पत्र उस शिकायत के लिए नहीं है। आज मेरे लड़की का जन्मदिन है। कचहरी से लौटते वक्त एक बार आकर उसे आशीर्वाद दे जाएं, यही भिक्षा है। लावण्य। पत्र के अंत में पुनश्च द्वारा उसने ये अवगत कराया है कि रात का भोजन उसे वहीं करना पड़ेगा। थोड़ा गाने बजाने का भी आयोजन है। चिट्ठी पढ़कर शायद वो थोड़ा अन्यमनस्क हो गया था। एकाएक सिर उठाते ही उसने देखा कि हंसी छिपाने की गरज से नौकरानी ने अपना मुंह नीचे कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि घर के नौकर नौकरानियों के लिए भी वो हंसी का सामान बन गया है। तत्क्षण उसकी शिराओं में खून खौलने लगा। क्या इसकी कोई इंतहा नहीं है? जितना सह रहा हूँ उतना ही अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। उसने पूछा, चिट्ठी कौन लाया है? उनके घर की नौकरानी। हरीश ने कहा, उससे कह दो कि मैं कचहरी से लौटती बेर आऊँगा। ये कहकर वो छाती फुलाकर मोटर में जाकर बैठ गया। उस रात को घर लौटने में हरीश को वाकई बहुत रात हो गई। गाड़ी से उतरते ही उसने देखा कि उसके ऊपर के सोने के कमरे की खुली खिड़की में निर्मला एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध बनी खड़ी है। चिकित्सकों का दल थोड़ी ही देर पहले चला गया है। पारिवारिक चिकित्सक वृद्ध ज्ञान बाबू जाते समय बोले, लगता है सारी अफीम निकल गई है। बहू के जीवन की और कोई शंका नहीं है। हरीश ने थोड़ा सिर हिलाकर कौन सा भाव व्यक्त करना चाहा। वृद्ध ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। बोले, जो होना था हो गया। अब कई दिन करीब रहकर सावधानी से देखभाल करने पर यह संकट दूर हो जाएगा। जी, कहकर हरीश स्थिर होकर बैठ गया। उस दिन बार लाइब्रेरी में बड़ी तीखी और कठोर आलोचना आरंभ हो गई। भक्त वीरेंद्र बोला, मेरे गुरुदेव स्वामी जी कहते हैं, वीरेंद्र, आदमी का कभी विश्वास न करना। उस दिन गोसाई बाबू की विधवा पुत्र वधू के विषय में जो स्कैंडल फैला था, तुम लोगों ने यकीन नहीं किया। कहा था हरीश ऐसा काम नहीं कर सकता। अब देख लिया ना,
गुरुदेव की कृपा से मैं ऐसी बहुत सी बातें जान लेता हूँ जिन्हें तुम लोग ड्रीम भी नहीं कर सकते। ब्रजेंद्र बोला, हरीश कितना बड़ा स्काउंड्रल है। ऐसी सती साध्वी स्त्री है उसकी, पर मजा ये है कि दुनिया में बदमाशों को ही असली स्त्रियां मिलती हैं। वृद्ध तारिणी चटर्जी हुक्का हाथ में लिए ऊँग रहे थे। बोले, बेशक मेरे तो बाल पक गए, लेकिन कैरेक्टर में कभी कोई स्पॉट नहीं लगा पाया। अथच मेरी ही हुई 7 लड़कियां जिनकी शादी करते करते मेरा दिवाला निकला जा रहा है। योगेन बाबू बोले, हम लोगों के बालिका विद्यालय की निरीक्षिका लावण्य प्रभा देखता हूँ एक आदर्श महिला है, हमें गवर्नमेंट में मूव करना चाहिए। भक्त वीरेंद्र बोला, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। पूरा एक दिन भी नहीं बीता, पर इसी बीच ऐसी साध्वी के पति हरीश के चरित्र के विषय में शहर का हर एक व्यक्ति जान गया और सुहृदय वर्ग की कृपा से सब बातें उसके कानों में भी पहुंच गई। एक दिन उमा ने आकर आंखें पूछते हुए कहा, दादा तुम फिर शादी कर डालो। हरीश ने कहा, पागल हो गई हो क्या? उमा ने कहा, पागल क्यों होंगी, हमारे देश में तो पुरुषों में बहुविवाह की प्रथा थी। हरीश बोला, तब हम लोग बर्बर थे। उमा जिद करके बोली, बर्बर किस लिए? तुम्हारी तकलीफ को और कोई न समझे, मैं तो समझती हूँ। तमाम जिंदगी क्या तुम इसी तरह बर्बाद करोगे? हरीश बोला, और क्या चारा है बहन, एक स्त्री का परित्याग करके पुनः विवाह की व्यवस्था पुरुषों के लिए है जानता हूँ, पर स्त्रियों के लिए तो नहीं है ये व्यवस्था। तेरी भाभी के लिए भी यदि ये पथ खुला रहता तो तेरी बात मैं मान लेता उमा। तुम कैसी बेसिर पैर की बातें करते हो दादा, ये कहकर उमा नाराज होकर चली गई। हरीश चुपचाप अकेला बैठा रहा। उसके उपायहीन अंधकार चित्त तल से केवल एक ही बात बारंबार उठने लगी, पथ नहीं है, पथ नहीं है। उसके इस आनंदहीन जीवन में दुख ध्रुव बनकर रह गया। उसके बैठने के कमरे में तब संध्या की छाया गाढ़ी बनती जा रही थी। सहसा उसने सुना, पास के मकान के दरवाजे पर खड़े होके वैष्णव भिखारियों का दल कीर्तन के सुर में दूती का विलाप गा रहा है। दूती मथुरा में आकर ब्रजनाथ की हृदयहीन निष्ठुरता का ब्यौरा देती हुई शिकायत कर रही है। तब इस अभियोग का दूती को क्या उत्तर मिला था हरीश नहीं जानता है, किंतु इस युग में ब्रजनाथ के पक्ष में बिना पैसे का वकील खड़ा करके वो दलील पर दलील जुटाकर मन ही मन कहने लगा, अरे दूती, नारी का एक निष्ठ प्रेम बेशक बड़ी अच्छी चीज़ है, दुनिया में उसकी और कोई दूसरी मिसाल नहीं, किंतु तुम तो कहने पर भी सब बातें नहीं समझोगी। पर मैं जानता हूँ ब्रजनाथ किस भय से ब्रज छोड़कर भाग गए थे और 100 साल के भीतर उधर नहीं गए। कंस वंश सब झूठ है, असल बात है श्री राधा का वो एक निष्ठ प्रेम। थोड़ा रुककर फिर उसने कहना शुरू किया, तो भी उन दिनों अनेक सुविधाएं थी, मथुरा में छिपकर रहा जा सकता था, पर यह बड़ा कठिन युग है, न कोई भाग जाने की जगह है, न मुंह दिखाने की जगह है। अब भुक्तभोगी ब्रजनाथ यदि दया करके इस अधीन को थोड़ा शीघ्र चरणों में स्थान दे दें तो मैं बच जाऊं। अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी सती। वाचिका थी जया भट्टाचार्य।